अगला जो है इसके अंदर तीसरा बिंदु, ये क्वेश्चन आया DPSI में, UP PCS में, क्या था, और अब इसकी संभावना थोड़ी कम है। यूपी कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका, लेकिन किस रूप में मैं करता हूं। तीसरा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का, अब मेरे लिए मुझे उम्मीद है कि अब शायद ये क्वेश्चन ना आए। क्यों, अभी मैं बताता हूं इसका क्या आधार है। एक तो ये ध्यान रखना है कि हमारा जब संविधान लागू हुआ तो 19 के अंतर्गत कितने हिस्से थे, तो इसके अंतर्गत 7 उपबंध या सेक्शन थे, ठीक है जी। इसमें 19(1) A, B से लेकर A, B, C, D, E, F, G। अब क्या हुआ कि संपत्ति का जो अधिकार था, हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि ये जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। और जब इसने हटाया, और हटाया किसको जी, हटाया कौन से वाले सेक्शन को, 19(1)(f). ये यूपी PCS का क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में था, तो अंग्रेजी का अल्फाबेट आ रहा F, 19(1)(f) था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटाया गया। और 5 अगस्त 2020 जब तक जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तब तक जम्मू कश्मीर में ही संपत्ति का अधिकार केवल मौलिक अधिकार था, बाकी सारे भारत में ये एक वैधानिक अधिकार है। ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के मेंस में पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार अब किस श्रेणी में आता है, अब ये किस श्रेणी में आता है, लीगल राइट। ये क्वेश्चन आया था यूपी कांस्टेबल में कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, हिंदी में आम भाषा में कहे तो कानूनी अधिकार, लीगल राइट, और हिंदी में वैधानिक या कानूनी अधिकार। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में आया कि अब ये अधिकार कौन से अनुच्छेद में दे रखा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में है। अब किस में आ रहा है ये अधिकार, कौन सा अनुच्छेद है, 300(a) के अंदर दिया गया। 4-5 एग्जामों के क्वेश्चन आगे बुक के अंदर या जहां भी आप लिखना चाहें, इन क्वेश्चनों के आगे लिखते चले। ये क्वेश्चन वैधानिक अधिकार यूपी कांस्टेबल, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर है, और सारा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो 3 बिंदु जो है अवश्य याद रखने, परीक्षा उपयोगी है। उसके बाद 19 के मैंने क्या बताया, पहले कितने सेक्शन थे, पहले इनके 7 सेक्शन थे, अब कितने सेक्शन हो गए, इसके 6 सेक्शन हो गए। जरा चर्चा करते हैं उनकी कौन कौन से। 19(1) में मैं एक बार तेजी के साथ में बता देता हूँ। 19 के पहला हिस्सा जो है वो क्या कहता है, वो कहता है अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कोई व्यक्ति किसी को गाली गलौज कहे कि जी मुझे कहने का अधिकार है, राष्ट्र विरुद्ध बातें करें, जैसे आजकल हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान के बारे में JNU में नारे लगते हैं अन्य जगह पे। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर स्पष्ट है कि ये अधिकार हमारे असीमित अधिकार नहीं है। नैतिकता की बात आए, किसी हमारा कोई पड़ोसी मित्र है या विदेशी कोई देश है, उससे मित्रवत संबंध है, कोई उन्हें गाली देने लगे, वो भी संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ पर अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन दूसरे को इज्जत के साथ जीने का अधिकार भी है। तो यदि मैं अपशब्द बोलता हूं किसी को तो उसकी बेइज्जती हो रही है, तो मेरे अधिकार वहां पे खत्म हो जाएंगे जहां से उसके अधिकार शुरू होते हैं। तो पहले ए में क्या दे रखा है, अभिव्यक्ति का अधिकार। बी में क्या दे रखा है, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई धरना देना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो जिला जो प्रशासन है उसे अपना आवेदन करेगा, जिला प्रशासन उसे अनुमति देगा कि आप धरना दे सकते हैं, केवल शांतिपूर्वक। तीसरे में क्या हो गया, संगठन या संघ बनाने का अधिकार। हर संगठन को अधिकार है, लेकिन आप ध्यान कीजिए, ना तो पुलिस को अधिकार है, ना भारतीय नौसेना को, ना वायुसेना को, ना थल सेना को, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस को संगठन बनाने का कोई अधिकार नहीं है। आगे चर्चा पढ़ेंगे ऐसा क्यों है। तो इसका मतलब है ये अधिकार भी असीमित नहीं है। जैसे आपने देखा हो एक आतंकी संगठन है हिंदुस्तान में सिमी, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे कई संगठन हैं जो देश विरोधी काम करते हैं, उनको पाबंदी लग गई। तो ये जो संगठन बनाने का अधिकार है ये भी इस दायरे में है, सुरक्षा, नैतिकता आदि के। चौथे बिंदु के अंदर है भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार। लेकिन यदि आप अंडमान निकोबार की बात करें तो कुछ समय पहले आपने देखा हो एक अमेरिकी पर्यटक जो है जब अंडमान निकोबार के एक द्वीप के ऊपर गया तो वहाँ के आदिवासियों ने उसकी हत्या कर दी तीर कमान से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जाने पर पाबंदी
है तो ऐसा नहीं है मैं कहीं भी भ्रमण कर सकता हूँ, मैं अरुणाचल प्रदेश के चीन से लगी हुई सीमाओं पर जा सकता हूँ, नहीं, असीमित नहीं है। इसीलिए भ्रमण का अधिकार तो है लेकिन कुछ पाबंदियां हैं। तो चौथा भ्रमण है। पांचवें में क्या, कहीं पर भी निवास करने का अधिकार, लेकिन जम्मू कश्मीर में बाहर का व्यक्ति या जम्मू कश्मीर के बाहर का निवासी वहाँ नहीं रह सकता, हिमाचल प्रदेश में ज़मीन नहीं खरीद सकता, छत्तीसगढ़ में नहीं खरीद सकता। तो हमारे कहीं भी निवास करने का अधिकार है लेकिन फिर पाबंदियाँ लागू हैं, जैसे पूर्वोत्तर राज्य में नहीं रह सकते कोई दूसरे राज्यों के निवासी। और लास्ट जो है कि किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपनाने का अधिकार, व्यवसाय में भी कोई व्यक्ति ड्रग पेडलिंग नहीं कर सकता, यानी कि कोई देह व्यापार को कहने लगे जी मेरी देह व्यापार, तो देह व्यापार भी नहीं हो सकता, अवैध है। कोई नशे का व्यापार करना चाहे तो व्यापार का मतलब ये नहीं है कुछ भी, लेकिन अन्य दृष्टि से जो वैध है वो किया जा सकता है। तो 6 है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने लिखा भी नहीं है। ये क्वेश्चन फिर हम दूसरी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डीपी कांस्टेबल के लिए तो ये वाले बिंदु थे। अब आता है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इनके बारे में जो क्वेश्चन आएगा आपके यही आएगा, कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से आप इतना ही ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 20 और 21 जो है ये 2 अधिकार हमारे, ये अपराध सिद्धि से संबंधित सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एक ही जुर्म के लिए व्यक्ति को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, या किसी व्यक्ति को पहले कैद किया गया है और अब नया कानून बना उसके ऊपर लागू करिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे निर्भया कांड के अंदर एक बच्चा भी गिरफ्तार हुआ था। बच्चे का मतलब है 18 साल से कम आयु थी कागजों में, इसलिए उसे अधिकतम क्या है 3 वर्ष तक बाल सुधार गृह में रखा गया। जब उसको छोड़ने की बात आई तो उसके छूटने से पहले ये कानून आ गया हमारे यहाँ, जो किशोर न्याय कानून है 2000, उसमें संशोधन कर दिया गया। ये कर दिया गया अब कि 16 से 18 साल तक का यदि अपराधी है और उसने अपराध किया है जघन्य अपराध, वो हो गया जिस अपराध में सजा कम से कम 7 साल की है, तो ऐसे बच्चे के मामले में न्यायालय चाहे तो मृत्युदंड को छोड़कर कोई भी सजा सुना सकता है। तो अब इस आधार पर कोई नहीं बच जाएगा कि जी उसकी उम्र 18 साल होने में 2 दिन कम थी या उसकी उम्र 17 साल थी। उन्होंने कहा अब नए कानून में 16 से 18 का है। तो जब ये निर्भया कांड का दोषी जो बरेली का था, जब उसे रिहा किया गया तो ये आवाज़ उठने लगी कि इसको भी सज़ा जो है उसी तरीके से दिया जाए क्योंकि नया कानून आ गया। तो न्यायालय ने स्पष्ट कहा ये कानून अब आया है, इसे सज़ा जो है पहले मिली थी तो इसके ऊपर वो नया कानून लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 20 के अंदर कुछ प्रावधान दिए गए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है, प्राण और व्यक्तिक स्वतंत्रता, यानी कि इसके अंतर्गत है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किसी भी व्यक्ति का जो जीवन है वो केवल न्यायिक प्रक्रिया से छीना जा सकता है। जैसे आपने कुछ समय पहले सुनते हो कि निर्भया कांड के जो दोषी थे उन्हें मृत्युदंड दिया गया, तो मृत्युदंड मिलेगा क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे का जो प्राण का अधिकार था वो छीन लिया। तो ऐसा नहीं है किसी व्यक्ति की हत्या करेगा और वो अधिकार मांगेगा कि अनुच्छेद 21 में मुझे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, नहीं, वो अधिकार जब ही खत्म हो गया जब उसने दूसरे के मौलिक अधिकार का समाप्त किया। तो 21 के अंतर्गत ये 2 हैं। अब ये दोनों के दोनों कौन से अनुच्छेद के द्वारा किया गया कि इनको समाप्त नहीं किया जा सकता? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या किया गया? उन्होंने कहा कि चाहे आपातकाल ही क्यों ना हो परंतु ये अधिकार जो है निलंबित नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति महोदय यदि देश के अंदर मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की घोषणा करते हैं तो ये 2 अधिकार ऐसे हैं, इनके अंतर्गत अधिकार ये समाप्त नहीं होंगे। उसके बाद आ गया अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आप देखिए इसमें क्या है कि कारावास और निवारक नज़रबंदी जो है उससे संबंधित पॉइंट दे रखे हैं कि उनसे संबंधित मामलों के अंदर स्वतंत्रता या संरक्षण प्रदान किया गया। अब मैं इसको समझा देता हूँ और ये भी बताता हूँ क्या क्वेश्चन आया। यूपीएसआई के मेंस के अंदर क्वेश्चन आया और देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट के साथ समझते हैं। एक तो जो कारावास है, ये कारावास 2 तरीके से है। एक तो अदालत का निर्णय, अदालत ने किसी व्यक्ति को दोषी पाया तो उसे कारावास की सजा होगी, लेकिन जब सुनवाई चल रही हो, सुनवाई के समय उसे गिरफ्तार कर लिया जाए या जो सामान्य न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है उनका पालन ना करते हुए उसे जेल में डाल दिया जाए, उसे कहते हैं निवारक नज़रबंदी, प्रिवेंशन डिटेंशन।
निवारक नजरबंदी। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या आते हैं? इसके अंतर्गत यदि स्थानीय स्तर पर आप लोग देखेंगे तो एक शब्द आता है जिसको कहते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। आम भाषा में इसे रासुका कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो इसके अंतर्गत यदि कोई सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की बात कहता है, भाषण भी देता है, चाहे उसने अपराध नहीं किया, लेकिन उसके इस भाषण से ऐसा सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हुआ, तो ऐसे में उस पर रासुका लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो सजा अदालत में सुनवाई या फैसला आने से पहले ही जब सजा किसी को दी जाए या कारावास में रखा जाए, उसे रासुका कहते हैं। सवाल ये था यूपीएसआई में कि इस निवारक नजरबंदी में अधिकतम कितने समय के लिए किसी को जेल में रखा जा सकता है? तो 3 महीने का विकल्प था, वही हमारा आंसर होगा। टाडा, पोटा, मकोका ये नाम थे पहले। स्थानीय स्तर पर इसलिए क्योंकि ये शब्द जो है स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि जिलाधिकारी जो है इस मामले में सिफारिश करता है और रासुका लगा दी जाती है। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है इनके बारे में प्रावधान दिया गया। उसके बाद 23 और 24 है। 23-24 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 24वां है, हालांकि 23 को पढ़ ले। 23 क्या है? 23 के अंदर है कि बेगार और मानव क्रय विक्रय पर पाबंदी। बेगार किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहते हैं वो जानते होंगे कि जब बच्चा शैतानी इधर उधर करे तो बड़े बोर्ड बोलते हैं तो बिगाड़ कर रहा। बिगाड़ शब्द जो है एक ऐसा काम जिसका कोई परिश्रम ना हो, यानी कि ऐसा काम जिससे कोई लाभ ना हो, जो बगैर फ्री में किया जाता, उसे बेगार कहते हैं। तो अंग्रेज क्या करते थे, अपने शासन के दौरान भारतीयों से काम कराया और निःशुल्क, यानी कि कोई पैसा नहीं देते थे, उस पर पाबंदी लगाई गई। और क्रय विक्रय आप जानते हो कि मानव क्रय विक्रय करना। तो 23 का अगर क्वेश्चन आएगा तो केवल ये आएगा कि मानव क्रय विक्रय पर पाबंदी कौन से अनुच्छेद में, हालांकि लोकप्रिय सवाल नहीं है। 24 इंपॉर्टेंट है। 24 के अंतर्गत है बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम, ये इसका सवाल सीधे ही आएगा कि जो 14 साल से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें यदि ऐसी जगह पर काम कराया जा रहा है जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हो, उनके शिक्षा का जो प्रबंध है उसके बगैर किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो बाल श्रम का निषेध 24 में। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है 25 से लेकर 28। ये धार्मिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। 25 के अंतर्गत दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरकरण की स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या हो गया ये मैं बता देता हूं। जैसे आजकल बहुत चर्चाएं भी चलती है, क्या धर्म परिवर्तन का अधिकार है? 2-3 एग्जाम्पल से मैं स्पष्ट करता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अब किसी अन्य मजहब को अपनाता है तो ऐसी स्थिति में वो धर्म परिवर्तन मान्य होगा। लेकिन यदि धर्म परिवर्तन में 2 चीज सिद्ध हो जाए, क्या? एक तो ये सिद्ध हो कि बलात् है, दबाव से किया गया, और दूसरा है कोई प्रलोभन दिया गया। मान लीजिए बहुत जगह पे ऐसा आता है कि आपने यदि धर्म परिवर्तन करा तो आपको इस स्कूल के अंदर टीचर बना दिया जाए, आपके बच्चों का आसानी से एडमिशन हो जाएगा। कुछ क्षेत्रों में ऐसा चलता है। आदिवासियों को लाभ दिया जाता है कि यदि तुम इस धर्म के इस मजहब के अंदर आओगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। तो ऐसे में जो गरीब और निर्धन है वो इस लालच में सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करते हैं। वो विवादों में इसीलिए आता है क्योंकि अगर कोई निर्धन समुदाय के कुछ लोग इकट्ठे होकर धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये ये अंतरकरण की जगह पर लाभ की बात आती है। तो हमारे स्वेच्छा से किसी भी मजहब को अपनाने का अधिकार है, लेकिन धर्म परिवर्तन का अधिकार किसी को नहीं है। यही अर्थ है अंतरकरण की स्वतंत्रता। जैसे A.R. रहमान का आप नाम सुनते हो, ये एक संगीतज्ञ है जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी मिल गया। तो ये मूलतः पैदाइशी एक हिंदू था, लेकिन बाद में इसके परिवार ने निर्णय लिया कि हमें मजहब अपनाना है, धर्म को छोड़ना है, तो इस प्रकार से इन्होंने मुस्लिम मजहब को अपनाया। तो इस तरीके से स्वेच्छा सिद्ध होती है, या उसमें ये चीज नहीं आरोप लगता कि बलात् किया गया, तो ऐसे में संभव है। धर्म के प्रचार का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। 26वें के अंतर्गत 26वां जो पॉइंट है ये 26वें में दे रखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने का अधिकार। जैसे मान लीजिए
कोई गिरजाघर है, कोई मस्जिद है या हिंदुओं के कोई मंदिर है, उन मंदिर की व्यवस्था का संचालन करने का अधिकार उस धार्मिक समुदाय के लोगों को है। कितना चढ़ावा कैसे आना है, कितना पैसा लेना है, या किस तरीके से वहाँ भोजन कराना, या कितना सामान खरीदना आदि है। तो धार्मिक प्रबंधन का अधिकार सबको दिया गया। 27वें के अंतर्गत क्या कहा गया? ये कहा गया कि किसी भी धर्म के विकास के लिए लोगों से कर नहीं लिया जाएगा, कर से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मान लीजिए जैसे कुछ लोग जो है हज की यात्रा के लिए जाते हैं, तो यदि हज की यात्रा पर जाने वाले यात्री को सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, ये कहा जाता है कि आपका आधा किराया जो है सरकार वहन करेगी, तो ऐसे में अप्रत्यक्ष अर्थ क्या हो गया कि सरकार पे पैसा कहाँ से आया? सरकार के पास पैसा जो है वो आया आम जनता से। अब वो जो पैसा दिया गया था वो किसके प्रोत्साहन के लिए हो गया? एक धार्मिक यात्रा के लिए, क्योंकि जब सब्सिडी दी जा रही है तो एक तरीके से उस धर्म की अभिवृद्धि के लिए जनता के पैसे को खर्च किया जा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। क्योंकि अनुच्छेद 27 क्या कह रहा है कि किसी भी धर्म की अभिवृद्धि यानी कि रिलीजियस प्रमोशन के लिए लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो 25 से 28 के अंतर्गत यह लोकप्रिय सवाल नहीं है, इनको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए 25वां इस दृष्टि से ध्यान रखिए कि कहां पर हमारे यहाँ धार्मिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिए गए। 29-30 का कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये सांस्कृतिक अधिकार है। जैसे मातृभाषा में शिक्षा पाने का अधिकार, ये हर बच्चे का अधिकार है कि वो माँ बोली से शिक्षा ग्रहण करेगा। तो उसको 29 और 30 यानी कि शिक्षक, शैक्षिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, अंडमान निकोबार में 7-8 लोग ही हैं, एक भाषा ऐसी है जिसके 7-8 ही बोलने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे मामले में संरक्षण का प्रावधान 29-30 में है। अब एक देखते हैं 31 में केवल इसलिए बताऊंगा कि यह संपत्ति का अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये बताइए 19 भी समाप्त किया गया था पहले, आपने ये दिया था 19(1)(f) में ये भी संपत्ति का अधिकार, और 31 जो है ये भी संपत्ति का अधिकार। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर ये है कि मान लीजिए मेरी ज़मीन जो है मैं सरकार को बेचता हूँ और मुझे मुआवजा कम लगता है, ऐसी स्थिति में क्या है, मैं न्यायालय में जाके करूँगा जी मुझे या तो मुआवजा पूरा दिलवाया जाए या फिर मैं अपनी ज़मीन को वापस चाहता हूँ। ये जो अधिकार है कि अपने ज़मीन या अपनी संपत्ति के मामले में कानून का सहारा लेना, ये तो है अनुच्छेद 31 में। और अपनी संपत्ति का मालिकाना हक होना, उसे विक्रय करने का अधिकार, ये अनुच्छेद 19(1)(f) में है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा कि कौन सा अनुच्छेद है जो संपत्ति के अधिकार को दर्शाता है। आपके उत्तर होंगे 2। कौन कौन से? 19(1)(f) जिसे समाप्त किया, और 31। अगला जो अनुच्छेद है उसे डबल इंपॉर्टेंट लगा लो हर परीक्षा के लिए, अनुच्छेद 32। ये अगर कोई ये पूछे कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे बताओ मौलिक अधिकारों में क्या पढ़ के जाऊं, 2 मिनट का समय है, तो मैं हमेशा कहूँगा अनुच्छेद 32 करके जाओ, बाकी आप छोड़ सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या है, ये अनुच्छेद 32 को इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने इसको उपनाम दिया है भारत के संविधान की हृदय एवं आत्मा। एक तो ये सवाल आता है, हृदय और आत्मा जो है किसे कहा जाता है? आपको थोड़ा मैं दोहरा देता हूँ। मैंने जब आपको प्रस्तावना कराया था तो मैंने क्या बताया था? एम हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था प्रस्तावना को? संविधान की आत्मा। तो ये मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। आत्मा, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा और क्लियरिटी है। संविधान की आत्मा, इसके संदर्भ में क्या है? 4 पॉइंट है। एम हिदायतुल्लाह ने किसे कहा है? एम हिदायतुल्लाह ने कहा है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है